राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आपको जैसा कि पता है हम इस समय बिहार यात्रा पे हैं और इसी यात्रा में थोड़ा सा समय निकाल के आज मौका मिल गया है। आज वाईफाई का कनेक्शन भी ठीक ठाक मिल गया है, तो हमने सोचा अवनीश जी से दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत दिनों से अवनीश जी से बात नहीं हो पा रही थी। इस बीच बिहार यात्रा के दौरान यूपी में भी कुछ कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम, सभी दर्शकों को राम राम जी सर। अरे भाई, संभल में क्या हो गया? मैंने सुना है सिर्फ 15% हिंदू बचा है, बाकी कहाँ गया 85%? सर सर संभल जब से चर्चा में आया है और हरिहर मंदिर की कृपा है और आदिदेव महादेव की कृपा है सर, उसके बाद सावन तो थोड़े कम ही बीते, लेकिन गंगा जमुना जो संभल में बह निकली है उसमें बहुत पानी बह गया सर, बहुत पानी बह गया। कुछ अच्छी चीजें भी हुई, कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली भी चीजें हुई। इस पे हमने आपको बताया था कि हमारे देश की न्यायपालिका एक बार फिर अपने उसी पुराने रंग ढंग में है और जो संभल में बावड़ी का एक बड़ा बड़ा इलाका, एक पूरा जो दिव्य कॉम्प्लेक्स है, जिस जो कि मतलब बहुत बड़े एरिया में है, और जैसे जैसे खुदाई हो रही थी तो उसके सूत्र मिलते जा रहे थे, तो खुदाई आम थी, लेकिन साहब उस पर जो है कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि नहीं साहब अभी मत खोदिए। खैर बाबा जी हैं, कागजी कार्रवाई चल रही है, वो भी खुदाई बहुत जल्दी रिकंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अभी जो सबसे ताजा डेवलपमेंट है वो है संभल में जो हिंसा हुई थी और जो दंगाइयों की फौज अगल बगल से इकट्ठा करके वहां के सांसद ने बाकायदे नियोजित दंगा कराया था और उसमें अपने ही मजहब के 4 लोगों को सो कॉल्ड तरीके से वो शहीद कहते हैं, शहीद हो गए थे कौम की राह में, कुर्बान हो गए थे। चलिए, उस पूरे दंगे की रिपोर्ट और उस पर एक जांच कराई थी योगी जी ने। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि कल जो संभल पर वो रिपोर्ट, गोपनीय रिपोर्ट सौंपी गई है योगी जी को, वो केवल और केवल संभल में जो उत्पात मचाया था कोर्ट के निर्देश के बाद, कोर्ट सर्वे के मामले पर मजहबियों ने, केवल उस दंगे की वो जांच है और वो दंगे की रिपोर्ट है। नहीं साहब, क्योंकि वो रिपोर्ट में है क्या वो गोपनीय है, अभी तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, तो मैं कैसे दावा करूं कि मैं जानता हूं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? आप भी दावा नहीं कर सकते। लेकिन उस जांच का दायरा कितना है ये जानकारी में है, क्योंकि ये गोपनीय नहीं है जांच का दायरा। तो जांच का दायरा केवल संभल में हुए उत्पात नहीं है, बल्कि संभल की पूरी कुंडली की जांच की गई है कि किस तरीके से संभल में डेमोग्राफिक बदलाव किए गए। डेमोग्राफिक बदलाव करने के साथ ही साथ जो सनातनी स्ट्रक्चर थे, जो मंदिर थे, जो कुएं थे, जो बावड़ी, तालाब और मंदिर, इस तरह की और चीजें, उनको कैसे कब्जाया गया, उनके निशानात मिटाए गए। जिनमें से एक मंदिर, बर्क के यहां जब बिजली चोरी का मामला जांच करने के लिए पहुंची तो उसमें पता चल गया, जब छत पर चढ़ी मस्जिद के बिजली विभाग की टीम, तो नीचे दिखा करे ये तो दीवार के पीछे मंदिर है। तो ऐसे आपको एक मंदिर मिला, उसके बाद वो पूरी सीरीज शुरू हुई। लेकिन मामला केवल मंदिर, बावड़ी, तालाब और कुओं को ही कब्जाने का नहीं है सर। संभल में दंगों का जो इतना लंबा इतिहास रहा है, उस इतिहास के दौरान सिविल प्रॉपर्टी, हिंदुओं की दुकानें, हिंदुओं के कारखाने, हिंदुओं के पूरे मोहल्ले हड़प के बैठ गए, गटक के बैठ गए। और ये इतने साजिश से हुआ कि पहले अनरेस्ट पैदा किया, दंगा किया, दंगा करने के बाद जब हिंदू पलायन पर मजबूर हुआ तो उनके मकानों को कब्जा किया, उसने वापस आके बसने की कोशिश की, अपने मकान में काबिज होने की कोशिश की, तो फिर दंगा किया और फिर एक ये लंबी सीरीज। और कांग्रेस की सरकार, बहुत सारे लोग केवल और केवल मुलायम सिंह यादव तक जाके रुक जाते हैं और सपा सरकार तक रुक जाते हैं। नहीं साहब, ये खेल नारायण दत्त तिवारी तक की सरकार, कांग्रेस की सरकार से शुरू हुआ था, जब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था। वहां तक जांच का दायरा है सर कि किस तरीके से आजादी के तुरंत बाद से 10, 12, 15 साल के बाद से संभल पर निगाह लग गई थी। क्योंकि संभल एक ऐसी धरती है जो सिर्फ हरिहर मंदिर की धरती नहीं है,
बाबा आदिदेव महादेव वहां नहीं है सिर्फ, वो कल की अवतार, कल की भगवान की भी धरती है। और कल की अवतार, कल के भगवान, इनका जो है सनातन का क्या महत्व है, ये आपके मजहबी दुश्मन अच्छी तरह से जानते थे और बहुत पहले से जानते थे। कांग्रेस सरकार ने इसके सूत्र बोए, इसके बीज बोए और लगातार प्रश्रय देती रही। फिर मुलायम सिंह यादव जैसे लोग कहां रुकने वाले थे, उनके जी। आते आते ये सिलसिला इतना शुरू हुआ। और सर मैं बताऊं इसके प्रमाण कहां से हैं। अभी पिछले महीने मैंने आपके यहाँ एक वीडियो पे डिस्कस भी किया था, ये जानकारी भी दी थी। 4.5 से 4.5 करोड़ तक की सिविल प्रॉपर्टी, ऐसे मकान जिनके साक्ष्य मिल गए हिंदुओं के, उनको वापस दिलाया है संभल प्रशासन ने। और ये सिलसिला अभी आप देखिएगा हजारों करोड़ तक पहुंचेगा। हिंदुओं के घर, हिंदुओं की मकाने, हिंदुओं की जमीन, हिंदू की जायदाद जिस तरीके से वहां कब्जा की है। तो कल जो रिपोर्ट गोपनीय सौंपी गई है उसका दायरा केवल संभल में उत्पात नहीं, ये पूरा एक बड़ा दायरा है। और जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आप देखिएगा सर कि संभल का नक्शा बदल जाएगा सर, तासीर बदल जाएगी। अवनीश भाई, अब मैं चूंकि बिहार में हूं तो मैंने बिहार को जीवन में पहली बार महसूस किया। और हम लोगों को यूपी में बैठ के लगता है कि हम लोग बहुत आगे हैं। मैं कुछ चीजों में बिहार और यूपी की तुलना करके बिहार को रेटिंग देना चाहता हूं। बिजली व्यवस्था में बिहार को मिलेगा 10 में 10 नंबर गांव में, और यूपी को मिलेगा 3 नंबर। तो अब आप कहेंगे अगर अब आप यूपी को 3 दे रहे हैं तो अखिलेश के जमाने में जब 6 घंटा आती थी तब कितना देते? तब तो -20 देते। अभी भी यूपी में बिजली की व्यवस्था बिहार की तुलना में 10 में 3 पाएगी। ठीक है। अब आ जाइए ग्रामीण सड़कों पे। बिहार 10 में 20 नंबर, 10 नंबर में हमारी तरफ से ग्रेस ले लीजिए सर। अब तक बिहार में 1500 कर रहे हैं, आप केवल उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर रहे हैं ना? तो हाँ, अभी फिलहाल सिर्फ दिमाग में रहे। ठीक ठीक ठीक, उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश को 10 में 0 ग्रामीण सड़कों में, उत्तर प्रदेश को 10 में 0 और बिहार को 10 में 20, बल्कि 10 नंबर आपकी तरफ से भी दे देता हूं, 10 में 30 नंबर पाएगा बिहार। सर बिहार के इंटीरियर मोस्ट गांव की सड़क भी हरियाणा और पंजाब वाले तरस जाएंगे ऐसी सड़क देखने को। दिल्ली तरस जाएगी। क्या दिल्ली की सड़कों का हाल कब सुधरेगा वो छोड़ दीजिए सर। इतनी शानदार। और सर सिर्फ सड़क नहीं है, सड़क की क्वालिटी, मतलब बिहार की ग्रामीण सड़क पे एक गांव से जो दूसरे गांव को जोड़ रही है उस पे आप 120 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। इतनी स्मूथ। और चौड़ाई, चौड़ाई जैसा कांग्रेस का NH होता था, NH उससे ज्यादा चौड़ा बिहार की गांव की सड़क है। द क्रेडिट गोज टू नीतीश कुमार, जिन्होंने गुणवत्ता का भी ध्यान रखा है। सुनिए सर, वो सड़क अगले 20-30 साल टूटेगी नहीं। हर थोड़ी देर बाद सड़क की गुणवत्ता को नापने के लिए लेबोरेटरी स्थापित है। मजे की बात, ये मेरे लिए नहीं जानकारी। सड़क पता नहीं कौन सा विभाग है, अच्छा, जब है तो लेबोरेटरी में टेस्ट होती है कि सड़क सही बनी है कि नहीं मानक है। और सर 1500 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, गांव की किसी सड़क पर इतना सा भी गड्ढा नहीं मिला। और क्या मजाल किसी की मां ने दूध पिलाया है कि स्पीड ब्रेकर बना देगा अपने गांव में, अपने घर के आगे? पूरे बिहार में स्पीड ब्रेकर नहीं है सर गांव में। और ये तो हो गई सर और सड़क इत्यादि की व्यवस्था जी। अब आ जाइए शहरों की व्यवस्था। व्यालोक के पिताजी हिंदी के बड़े प्रकांड विद्वान है। मैंने उससे पूछा कि हिंदी में घिनौना से भी ज्यादा घृणित चीज वर्ड कोई है? नहीं, व्यालोक
अजय आलोक नहीं, व्यालोक व्यालोक जी, व्यालोक भाई। हाँ। व्यालोक जी के पिताजी हिंदी के बड़े विद्वान हैं। उनसे मैंने पूछा कि घिनौना से भी ज्यादा कोई बुरा शब्द बताइए। उससे भी ज्यादा घिनौने हैं बिहार के शहर। हे भगवान, नरक तो बड़ा अच्छा शब्द है। ये आपने पिछली बातचीत शहरों में की इतनी बुरी दशा है। आप जब दरभंगा थे तो ये बातें आपने बड़ी डिटेल में बताई थी। बिल्कुल सही बात है। इतनी दुर्दशा है, इतनी, मतलब सुअर बाड़ा तो बड़ी सुंदर चीज होती। अच्छा, चौथा एक ऑब्जर्वेशन मेरा, बिहार के जितने मुखिया लोग हैं, मुखिया लोग, और बिहार में हर गांव के करीब 20 लोगों को पटक के चौराहे पे दय लाठी 20 लाठी मारने की जरूरत है बिहार के हर गांव के मुखिया को। और बोलना चाहिए कि एक हफ्ते बाद अगर एक भी ओपन डेफेकेशन, सड़क के किनारे अगर मलमूत्र दिखाई दे गया बेटा, तो तुम्हारे गांव की ग्रांट बंद कर देंगे। मतलब ओडीएफ कोई सुधार का नहीं, लेवल नहीं सही है। अच्छा, ओडीएफ पे कोई सुधार नहीं। गांव के बाहर की सभी सड़कें, इतनी शानदार सड़क हगनहट्टी बनी हुई, हगनहट्टी। ये मेरे 3-4 ऑब्जर्वेशन है, तो इस पर आपकी 2-4 आ जाए लाइन तो। हाँ जी, एकदम सर। अब आपके इन ऑब्जर्वेशंस पे को अगर मैं एक सूत्र में पिरोऊं तो इसका अर्थ ये है कि ग्रामीण बनाम शहर, एक ये क्लियर अलग अलग दो मानसिकताएं आपको दिखाई देती हैं आपके जरिए जो कुछ भी आपने बताया। एक तो ये कि वही नीतीश कुमार की सरकार गांव की सड़कों को चकाचक रखती है। तो यहां यह पता लग जाता है कि अगर केवल एक सड़क का मामला इतना है तो कुछ और भी अचीवमेंट होंगे जिसकी वजह से नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आखिर कोई एक नेता इतना लंबा टर्म, सर मैं दो बातें कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी मैं कहता हूं कि जब वो लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको व्यापक तौर पर समाज के हर पॉकेट से वोट आते हैं, तब किसी के सत्ता की निरंतरता बनती है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में 65 साल कांग्रेस केवल इसलिए राज कर पाई कि उसको मुसलमानों के भी वोट मिलते थे, उसको दलितों के भी वोट मिलते थे, उसको ब्राह्मणों के भी, सवर्णों के भी वोट मिलते थे, और उसको शहरियों के, मिडिल क्लास के भी वोट मिलते थे, उसको गांव से भी, कस्बों से भी वोट मिलते थे। हर पॉकेट से थोड़ा 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 वोट मिलता था। और यही वजह थी कि सत्ता की 65 साल की निरंतरता रही। यही स्थिति नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी सरकार के साथ बनती चली जा रही है और हम तीसरे टर्म की सत्ता देख रहे हैं। सर नीतीश कुमार जी इतने टर्म से जो मुख्यमंत्री हैं उसकी कोई तो वजह होगी सर। कुछ सॉलिड वजहों में मैं बता दूं जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ज्यादातर अगर ध्यान दिया जाता है तो मजाक किया जाता है सर। शराबबंदी, मैं बताऊं आपको, अगर नीतीश कुमार के फेवर में जो एक सॉलिड वोट पड़ता है, ये मास्टर स्ट्रोक है शराबबंदी। मैं उसके दूसरे तमाम पक्षों पर और नहीं जाऊंगा कि ग्रे मार्केट बहुत ज्यादा हो गया और तस्करी होकर शराब जाती है, लोग जो है बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और नेपाल चले जाते हैं पीने के लिए, ये सब अलग पक्ष है उसका सर। लेकिन महिलाओं का एक मुश्त वोट, मैं आपको बता रहा हूं सर, महिलाओं का एक मुश्त वोट जम के चट्टान की तरह नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहता। दूसरा, नीतीश कुमार एक सामाजिक इंजीनियरिंग के नेता जरूर हैं, लेकिन कभी उनके ऊपर जातिवादी राजनीति करने का ठप्पा नहीं लगेगा, कभी नहीं लगा। और इतना स्मार्ट नेता जो सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत सत्ता में इतना दिन बना रहा, जिसकी राजनीति इतनी लंबी चली, लेकिन क्या मजाल है कोई उन पर जातिवादी होने का ठप्पा लगा दे, इसको कम समझते हैं सर। मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग किया, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है, सब पर आई, लेकिन उन पर भी जातिवादी ठप्पा लगा। मुलायम सिंह पर जातिवादी ठप्पा लगा, लालू पर जातिवादी ठप्पा लगा, और तो और छोड़ दीजिए सर, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान पर भी जातिवादी राजनीति करने का ठप्पा लगा, लेकिन नीतीश कुमार पर नहीं लगा। अब आ जाते हैं सर, आपने कहा कि सड़क अच्छी है लेकिन सड़क के किनारे टट्टियां पटी हुई हैं, तो सर ये बताइए इसमें मुखिया क्या क्या दोष? आप एक मिनट बोलिएगा, एक मिनट, मैं
ऐसा नहीं है कि मेरा कोई साला, मेरा कोई रिश्तेदार वहां पर 50 तो मुखिया हैं, इसलिए मैं डिफेंड कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए सर, इसमें मुखिया का क्या दोष? किसी को हगवास आए तो मुखिया दोना लेके उसके पिछवाड़े की तरफ दौड़ जाए? ऐसा नहीं हो सकता सर। मोदी ने हर घर शौचालय पूरे देश में बनवाया। अगर ओडीएफ कराने के लिए जनता तैयार नहीं है और उसके बाद भी लोटा लेके निकले और सहयोग न करे जनता, तो फिर क्या मोदी हर आदमी को उठा के टॉयलेट में बैठाएंगे, पानी भरेंगे, उसके बाद पिछवाड़ा धो के कहेंगे कि आप जाओ, थैंक यू? ऐसा नहीं हो सकता ना। ये सामाजिक चरित्र है सर, ये सामाजिक चरित्र है। और उसी के साथ एक माइक्रो सेकंड में बात जोड़ दूं, एक ये सामाजिक चरित्र है और दूसरा मैं ये भी मानता हूं कि अगर वर्किंग कंडीशन में शौचालय हर घर बने होते तो संभवतः यह स्थिति नहीं होती। इसका अर्थ है सड़कें तो बहुत अच्छी हैं, सड़क के डिपार्टमेंट को 10 में 30 नंबर आपने दिया, तो फिर घर घर शौचालय बनाने वाले जो ग्रामीण विकास वाला डिपार्टमेंट है वो घटियाई कर रहा है, उसको आप -50 नंबर दे सकते हैं। यही कारण हो सकता है, या तो सामाजिक बिहेवियर और या तो उस पर्टिकुलर योजना का वहां पर सही तरीके से लागू नहीं होना। सर मेरा जो मूल गांव है उसका नाम है कनेरी, महापुर से करीब 2 किलोमीटर है। रेलवे लाइन के किनारे बसा हुआ गांव है। 70 और 80 के दशक में मतलब हिंदुस्तान की कोई गाड़ी जो है कनेरी में रुके बिना नहीं जाती थी, इतनी चेन पुलिंग होती थी। चेन पुलिंग मतलब एक बार तो हम लोगों ने कहा कि कनेरी में हाल्टे बनाता लोगन, जब हर गाड़ी के रुका ही क्या चेन पुलिंग। फिर सरकार ने क्या किया, कनेरी पे सस्ते जमाने में 70,000 रुपए का जुर्माना किया सरकार ने। अच्छा। और प्रधान को बुला के बोला, साले अब उठा के तुमको बंद करेंगे। सच्ची घटना बता रहा हूं। हाँ समझ गए। और प्रधान जी फिर डंडा लेके 15 दिन ड्यूटी दिए कि जे चेन पुलिंग कह के हमारे गांव में उतरल होके हम लाठी मारब। समस्या हल हो गई। 70,000 का जुर्माना, बहुत कोशिश किए, पता नहीं माफ हुआ नहीं हुआ। पर सर देखिए सर, आपने कहा ना जो ये सामाजिक चरित्र है, सामाजिक एक और चरित्र है भारत का, दुख हरण, डंडा, लाठी। सर 74 पे 10 डंडा एक दिन प्रधान को मारिए। फिर सर आपको मालूम है कॉर्पोरेट जगत में क्या होता है, जो रीजनल मैनेजर है वो ब्रांच मैनेजर को गरियाता है, ब्रांच मैनेजर सेल्स को गरियाता है। सर गाली ऊपर से आनी शुरू होती है। मुखिया जी को 10 लाठी पड़ जाएगी ना, तो वो भी जो सर वो सचमुच डंडा लेकर 2 दिन ड्यूटी देना पड़ेगा कि साला शौचालय होते हुए भी सड़क पे हग रहे हैं सब। अरे सुनिए सर, सुनिए, बस यही फैक्ट मैं निकलवाना चाहता था आपसे। चलिए, आपने जानकारी दे दी कि शौचालय ओकरे बादो बहरा लोटा लेके पहुंचा था सब। सुनिए हाँ। सर, सुनिए, आपको अच्छी तरह पता है, आपको तो व्यक्तिगत तौर पर पता ही है, दर्शकों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब ये योजना आई तब अखिलेश की ही सरकार थी, लेकिन चूंकि मैं कल्चरल एक्टिविस्ट हूं तो भारत सरकार ने हर घर शौचालय वाली योजना को, आपको पता हो, मेरा एक ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट था उस योजना में। बाद में जब 17 में योगी जी की सरकार आई तब तो वो थोड़ा ज्यादा इंप्लीमेंट होने लगा। मैंने एक एक गांव को ओडीएफ कराते हुए देखा है, उस पूरी प्रक्रिया को देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में खुले में शौच नाम की बीमारी समाप्त की गई। नहीं, पर अभी पूरी समाप्त नहीं हुई सर। एक और यूपी में भी है, अभी 20% बची है। अच्छा ये सर ये बताइए, 60% से ऊपर यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, झपटमारी नहीं है? ठीक है, झपटमारी नहीं है सर, है ना? क्यों नहीं है? योगी जी का डंडा इतना मजबूत है, यहां पर कर्मचारी लोग घूस नहीं ले रहा है सर। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ले रहा है, स्मार्ट तरीका ले रहा है। कुछ बकलोग तो साले यूपीआई से ले लेते हैं, ऐसी भी घटना है। समझिएगा इसको सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी पर वो चीज हावी हो जाती है। लोहिया जी उसी बिहार से आते थे ना, उसी बिहार को रिप्रेजेंट करते थे ना लोहिया जी। सारी उनकी राजनीतिक ऊर्जा उसी बिहार से सिंचित होती थी, वहीं बिहार में खत्म होती थी। इंदिरा गांधी से 2 ये चीज कहे थे संसद में, कई बार दोहरा चुका हूं, फिर दोहराने की जरूरत है। कहते इंदिरा, मैं तुम्हारा 5 साल तक विरोध नहीं करूंगा, एक काम कर दो, हमारे माताओं बहनों की आंखें फूट जा रही हैं धुएं से, चूल्हा रहित
धुआं रहित चूल्हा कोई दे दो। और दूसरा उन्होंने कहा था कि इंदिरा, मैं वाकई 5 साल तुम्हारा कोई विरोध नहीं करूंगा, मेरे गांव घर की सड़कें चकरोट पगडंडियां टट्टियों से पटी रहती हैं, कोई सामुदायिक शौचालय बनवा दो। अब सर बताइए, मोदी हर घर शौचालय बनवा दिया, अब खाली वो बैठा नहीं रहा है, सुरती मल के खिला नहीं रहा है कि प्रेशर बने, और उसके बाद पिछवाड़ा धो नहीं रहा है। सर ये सामाजिक चरित्र नहीं है तो और क्या है सर। और आपने कहा बिल्कुल सही है, मुखिया को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, मुखिया को अकाउंटेबल बनाना चाहिए। एक बात मुझे समझ में नहीं है, ये आप समझाइए, मैं उस पर क्या टिप्पणी दूं। गांव की सड़कों से लेके तहजीब का एक ये स्टैंडर्ड, अगनाटी छोड़ दीजिए खाली, बाकी तो आपको अच्छा दिखा, आपके जरिए जितना हम लोगों को पता लग पा रहा है। मैंने भी बिहार खूब घुमा है, लेकिन इस तरीके से करंट में नहीं घुमा है अभी हाल फिलहाल। गांव और शहरों, शहर को आप कहते हैं बज्जात, बिल्कुल बेकार और निकृष्ट नर्क, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? एक चीज मुझे समझ में आती है, बाकी आप ऐड करिएगा। बिहार के शहरों में डेमोग्राफिक चेंज करके एक खास मजहब वालों की बढ़ती संख्या, जो कि महानगरों में भी गंदगी के लिए जिम्मेदार है, बंबई दिल्ली कलकत्ता मद्रास कोई भी देख लीजिए, मेरी समझ में तो यही आता है। इसके अलावा भी कुछ है क्या? आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों है तहजीब में? सर दरभंगा बिहार के 5 प्रमुख शहरों में है। बेलोग भाई तो खुद ही कष्ट में रहते हैं, बताते रहते हैं। दरभंगा की कोई सड़क 6 से 8 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं है अंदर शहर, जो मुख्य दरभंगा है। मुख्य सड़क थोड़ी सी चौड़ी है, थोड़ी सी, उस पे भी 24 घंटे जाम रहता है। और सर नालियों की और अरे मैं वहां पे कोई मिथिला यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कौन, ललित नारायण या कौन यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिश्रा, उस यूनिवर्सिटी परिसर में हम चले गए। ओहो सर, सुअरबाड़ा तो बहुत सुंदर स्थान होता है, यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस इतना गंदा। मैं वही पूछ रहा हूं सर, आपने ये लगातार हाल बताया, लेकिन क्यों, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। एक तरफ गांव की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं और शहरों का ये क्यों? नगर निकाय और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इत्यादि जो संस्थाएं होती हैं, और पता नहीं क्यों मोदी जी का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो बिहार के शहरों में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सर? अच्छा एक चीज, हर सड़क जाम है, कम से कम वन वे तो कर दो, उतना मैनेजमेंट तो कर सकते हैं कि भाई ये वाली वन वे है। तो मानेगा कोई? सर फिर वही बात है, दुख हरण किस चीज को नहीं मानता सर? ये तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का बांस खाली कराना पड़ेगा सर। 5 साल एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी की जरूरत है कि हमको 5 साल राज्य करना है और 5 साल बाद हम अपनी पार्टी को भंग कर दूंगा, अगला चुनाव हमको नहीं जीतना है, पहले ही डिक्लेयर कर दे, और 5 साल सिर्फ पिटाई का काम करें। जो भी अराजक तत्व है, जो भी गंदगी मचाने वाला तत्व है, जो भी जराइम पेशा लोग, जो वर्ग है, सर एक बात बताऊं, अंतिम लाइन कह रहा हूं, इसी से आप समझ जाइए। अगर आज आप मुझे ना कि प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से भारत का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत राज्य कौन है, तो सर हिमाचल और कश्मीर की जो प्राकृतिक सौंदर्य और जो संपदा, सुनिए, इतनी हरियाली हिमाचल में नहीं है। हिमाचल के पहाड़ों की मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बड़े छोटे छोटे झाड़ी नुमा पेड़ हैं, नंगे पहाड़ हैं हिमाचल के अधिकांश। उत्तराखंड तो है ही नंगे पहाड़ों का प्रदेश। इतनी हरियाली, इतने पेड़ शायद धरती पर कहीं नहीं होंगे जितने बिहार में। इतना खूबसूरत प्रदेश, और सर मिट्टी, ओह, अरे गंगा जमुना, अरे सर गंगा का बेल्ट है, क्या बात कर रहे हैं? और कल मैंने एक वीडियो में कहा कि यार बिहार में पानी के अलावा कुछ है नहीं, जहां देखो वहां पानी। नहीं, ये आपका भ्रम है। आप इस ऐसे मौसम में गए हैं जिस समय आपको पानी दिखाई वहां पर मैंने जहां पानी की किल्लत है वहां मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने बोला जमीन में खूब पानी है। सर नहीं, जमीन में तो योजनाएं नहीं है। तो दिया तो है,
अभी मोदी ने अनाउंस किया है ना, वही हाँ। इलाके जो बाढ़ के 2 महीने डूबे रहते हैं, वहां लोग हंसते थे कि यहाँ नहर कैसे आ सकती है, लेकिन वहां मोदी ने अभी नहर दी है भाई, 3 महीने पहले अभी अनाउंस तो किया, सर 4 महीने पहले। बिहार को अच्छे प्रशासन की जरूरत है। और एक बात हम्म। बताऊं, 5 साल एक सरकार अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम कर दे, लॉ एंड ऑर्डर यूपी से भी बेहतर लगा मुझे, मैं आपको बता रहा हूं। हम एक जगह जा हाँ रहे थे, हाँ। रात को 11 बज चुका था, शहर में अच्छी खासी रौनक थी, महिलाएं अपने परिवारजनों के साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही थी। सुनसान सड़कों पे मैंने एक पति पत्नी को मोटरसाइकिल चलाते देखा, एकदम सुनसान सड़क थी। तो मुझे लगा यार लॉ एंड ऑर्डर तो यूपी से भी बेहतर है आज की तारीख में बिहार की। हाँ हाँ। नहीं, तो संभावनाएं हैं सर, देखिए बिहार में संभावनाएं बहुत तो हमेशा रही संभावना हैं, है, इसमें कोई बहुत कोई ज्यादा। दो राय नहीं है। और सर अरे सर, भारत का सबसे संपन्न राज्य होगा, लीजिए सर्वाधिक लीजिए, संपन्न राज्य होगा बिहार एक दिन। अरे सर अब वीडियो समाप्त कर दीजिएगा। टूट के अलग हुआ झारखंड और राज भोग रहा है झारखंड, ये अलग बात है कि वहां लुटेरी सरकारें हैं तो लूट रही हैं। हमको याद है जब झारखंड अलग हुआ तो स्वर्गीय मदन राय एक लोग गायक थे बिहार के, उन्होंने गाना गाया, मिश्री मलाई खैलू कैलू तन बुलंद, मिश्री मलाई खैलू कैलू तन बुलंद, अब खैहा शकरकंद अलगे भैले झारखंड, यानी पूरा खनिज का मामला लेके वो झारखंड अलग हो गया। तो बिहार में असीम संभावनाएं हैं सर, हर तरह की संभावनाएं हैं, संस्कृति से लेके, संस्कार से लेके, और कल्चर से लेके एग्रीकल्चर तक, इंडस्ट्री तक, सबकी संभावनाएं। बस यही है सर, कोई मोजा पहन के प्रवासी पंछी वो छठ के अवसर पर केवल इस बिहार टाइप की में घटिया पर्यटन करना राजनीति, छोड़ दे। घटिया राजनीति से बचाने की जरूरत है बचाने बिहार को। और थोड़ा सा और इस बिहार बार से बाहर रह रहे, थोड़ा सा बिहार से बाहर रह रहे लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि खाली छठ में बिहार पर्यटन करने मत जाइए भाई, और भी समय जाइए, वहां कुछ इन्वेस्ट कीजिए, काम कीजिए। आपने सर समय ठीक दिया, है इसके सर। लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर अब कहाँ हर का महादेव। कार्यक्रम है सर? सर अब ये हम लोग ये सब सोचते नहीं, गाड़ी उठा लेते हैं जिधर हाँ, जिधर स्टेयरिंग घूम जाए। अच्छा सुनिए सर, तो बंगाल में चुनाव आने वाला है, बिहार के बाद बंगाल में पड़ता है, निकल लीजिए सर वहां, ग्राउंड रिपोर्ट पता लग जाए। अभी तो आपका वाला पूरा सिवान, महाराजगंज, अब पूरा छूटल बा, अभी तो किशनगंज अच्छा, छूटल बा, पूर्वी उत्तर अभी प्रदेश एक की तरह से तरफ। चंपारण ओम्पारण ले ले, पूरा छूटल बा, अभी तो उतना कवर करना, अभी तो एक कोना कवर किए हैं। ठीक, चलिए ठीक दोबारा सर, मिलते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर सर हर प्रणाम, महादेव। जय जय श्री राम, प्रणाम सर।